हेलो एवरीवन। एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 5 चैप्टर के प्रश्नों कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे और इसके आगे के चैप्टर को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो TRE 3, TRE 4 और सीटेट के अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 है, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्स किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुब्बारे का फटना। गुब्बारा अगर फट गया तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूध का दही बनना। दूध से अगर दही बन गया है तो पुनः हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना, ये आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक और पानी को हम वाष्पीकरण द्वारा नमक और पानी को हम वाष्पीकरण के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसे उत्क्रमित कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्क्रमित परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसे ही भौतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं किया जा सकता है। यानी उत्क्रमित मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसे रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, जैसे गुब्बारे का फटना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। गुब्बारे का फटना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन हम जो है उत्क्रमित नहीं कर सकते, यानी इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जाने जा सकने वाले क्या है, ये परिवर्तन है। नमक को और पानी को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और कुम्हार जो मिट्टी का प्रयोग करता है, बर्तन बनाता है, उसको भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया सकता। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जब जो है, देखिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब उसे भट्टी में सेक देता है तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, उत्क्रमित परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के लक्षण देख लेते हैं क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट है। कोई अन्य सामग्री निर्मित नहीं होती है। यही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपको जो है सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखिएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। ठीक है, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ना कि जो है नया पदार्थ बनता है। यही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती परिवर्तन होते हैं, यानी इसे उत्क्रमित किया जा सकता है और इस प्रकार उन्हें उल्टा भी किया जा सकता है। अभी हमने देखा, दो मिश्रणों को अलग करने के लिए अधिकतर भौतिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। दो मिश्रण अभी हमने देखा, पानी और नमक का मिश्रण जैसे हुआ। ठीक है, इसे जो है अधिकतर जो है मिश्रण को अलग करने के लिए भौतिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तनों के उदाहरणों में अवस्था में परिवर्तन, जैसे आपका पिघलना, जमना, उबलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। आकार या आकार में परिवर्तन, जैसे काटना, पीसना, या चरण में परिवर्तन, जैसे आपका ऊर्ध्वपातन, संघनन शामिल है। ये सबका आपका ऊर्ध्वपातन, संघनन, पिघलना, जमना, ये सब क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे हम बहुत कुछ भौतिक परिवर्तन की बात करें, जैसे जल से बर्फ का बनना या जल से वाष्प का बनना। ठीक है, जल से बर्फ का बनना
जल से बर्फ बना, बर्फ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं और पुनः भी हम उसके जमा सकते हैं, यानी उसे उत्क्रमित कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। तौलिए में पानी का सूख लेना, तौलिए में पानी का सूख लेना, यहाँ पे देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। कागज के टुकड़े को फाड़ना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ताबों को खींचकर उससे पतले तार निकालना, ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारे का फूलना, गुब्बारे का देखिए प्रश्न में दिया था गुब्बारे का फूटना, देखिए फूटना हो जाएगा, ये आपका अनउत्क्रमित, यानी इसे हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अनउत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा ये फूटना। लेकिन यहाँ पे फूलना दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, फूलना दिया हो तो आपका उत्क्रमित है, अगर फूटना दिया है तो आपका अनुत्क्रमित है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यहां नए रसायनों का निर्माण किया जाएगा। रासायनिक परिवर्तनों को बुनियादी भौतिक तकनीकों द्वारा उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी कैसा परिवर्तन है, ये आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पदार्थ का आणविक सूत्र क्या हो जाता है, बदल जाता है। सामग्री के बंधन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन की स्थिति में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमने भौतिक परिवर्तन में पढ़ा था, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक में क्या होता है, इसमें नए पदार्थ जो है बनते हैं। सामग्री या पदार्थ का वजन जो होता है बदल सकता है इसमें। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, यानी दही बनना, वही बात है। फलों का पकना, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब है अनउत्क्रमणीय, यानी इसे हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अनउत्क्रमणीय, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फल पक गया पुनः हम कच्चा थोड़ी नहीं कर सकते हैं। भोजन का पाचन, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। पटाखे फोड़ना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में दिया है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, इसको ध्यान रखिएगा। मोम अगर पिघल जाएगी तो हम जम जाता है, उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मोम का जलना दिया हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, दोनों ध्यान रखिए, पिघलना भौतिक है और जलना क्या है, रासायनिक है। भोजन का पकना, ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, देखिए कागज का काटना या जो हम फाड़ते हैं तो वो आपका भौतिक होता है, लेकिन अगर कागज जल जाता है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता नहीं, राख का निर्माण हो जाता है। जो कागज का जलना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रकाश ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है जल में नमक का विघटन, अभी हमने पढ़ा ये कैसा परिवर्तन है, तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का पिघलना, ये भी क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की समग्र प्रक्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई जा सकती है। आप सभी को पता है 6CO2 + 6H2O, ऊर्जा सूर्य का ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है आपका C6H12O6, यानी ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, तो आपका ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है ये आपका उत्पाद होता है। ठीक है, उत्पाद होता है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन होता है ये आपका सह उत्पाद होता है, यानी उप उत्पाद होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग उत्पाद पूछा जाता है तो आप लोग जो है ऑक्सीजन लगा देते हैं, नहीं, अगर उत्पाद पूछे तो आपका ग्लूकोज होता है, और ये जो सह उत्पाद होता है यानी उप उत्पाद होता है ये आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग जो है वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने पॉलिटी के भी प्रश्नों किया है क्लास 6 और 7 के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम एससीईआरटी के भी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के सभी क्लास के प्रश्नों को हम करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। पहला है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं, कैसा परिवर्तन है? अभी हमने पढ़ा था, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। दूसरा है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। गलत है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। पत्ती से खाद बन गया, खाद से हम पुनः पत्ती को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अभी मैंने बताया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोम का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। और मोमबत्ती का जलना, अगर मोम का जलना पूछे यहाँ पे तो क्या होता है? तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन है, परंतु उसका जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना भौतिक परिवर्तन है, और पत्तियों से खाद का बनना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन है। और भाप का संघनन, तो ये आपका क्या होता है? भाप का संघनन, ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? करा, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय, यानी जो आपने देखा होगा फावड़ा हो गया, खुरपी, कुदार, ये सब जो होता है, इसमें जब हत्था लगाना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जब हत्था लगाना होता है तो हम क्या करते हैं? इस भाग को गर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। इस वलय का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाने के बाद हम जो है आसानी से जो है लकड़ी के हत्थे को उसमें लगा देते हैं। फिर ये जब ठंडा होता है तो क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? लकड़ी का हत्था जाम हो जाता है इसी में। तो वही बात कर रहा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है यानी रिंग होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के तो घेरे से क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं उसको बड़ा करने के लिए। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को जो रिंग होता है उसको हम गर्म करते हैं, जिससे आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर क्या हो जाता है? कस जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय 7, पौधों को जानिए। तो इससे प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला है, हरे तथा कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हरे तथा कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? उन्हें साग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? साग है। ठीक है, और कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। करा, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं, यानी पास से निकलती हैं, तथा कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? हम झाड़ी कहते हैं। ये आपका क्या होता है? झाड़ी होता है। इसमें जो तने होते हैं आधार के क्या होते हैं? समीप निकलते हैं, और तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपका झाड़ी होता है। तथा कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि में अधिक ऊंचाई पर
तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? वृक्ष कहते हैं। ये आपका क्या है? तो ये आपका वृक्ष है। ठीक है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। आपने देखा होगा, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जिसके तने क्या होते हैं? तने कमजोर होते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होता है? लता की तरफ जो है बिखर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका ये मनी प्लांट है, ये आपका ऊपर चढ़ जाता है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे आरोही कहते हैं इसे। ठीक है। और ये साग, झाड़ी और पेड़ से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और ये क्या होते हैं? साग, झाड़ी और वृक्ष से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये लता होता है। ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तना का कार्य है। निम्नलिखित में से तना का कार्य इसमें पूछ रहा है, कौन सा है? पहला है, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण पत्तों तक पहुंचाता है। बिल्कुल आपका सत्य है, इंपॉर्टेंट है ये। तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्तों तक, खनिज लवण जो है पत्तों तक पहुंचाता है। ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा है, तना पत्तियों को सहारा देता है। बिल्कुल आपका सत्य है। तना जो होता है ये पत्तियों को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तना पत्तियों द्वारा तैयार मंड को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, पत्तियों द्वारा जो मंड यानी जो भोजन तैयार होता है जो है, ये तना पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए तना का काम क्या होता है? ये जो है देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, तो यहाँ पे देखिए तना का कार्य क्या होता है? ये पौधों को सहारा देता है। अगर पूछा जाए फल का काम क्या होता है, तो ये आपका जो है जो बीज होते हैं उन्हें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नहीं, सुरक्षा प्रदान करता है। ये फल जो है बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। और पत्ती क्या करते हैं? तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये आपका प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधे के प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं कौन? फूल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है पौधे के जो अन्य भाग हैं उनके कार्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तने के कार्य हैं। ठीक है, देखते हैं। तना जड़ों और पौधों के अन्य भागों जैसे पत्तियों, फलों और फूलों के बीच एक क्या है? कड़ी है। यह पत्तियों, फलों और फूलों को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सहारा प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। तना शाखाओं और पत्तियों को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि सभी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त धूप मिलती है। ठीक है, ये सब तने के कार्य हैं। यह पौधे के विभिन्न भागों में खनिज, पानी और ग्लूकोज ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जब तने हरे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जब तने हरे होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा तने में भी प्रकाश संश्लेषण, कुछ पौधे जो होता है तने से भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे आपका कैक्टस वगैरह हो गया ये। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तनों को खाद्य भंडारण यानी कंद और वनस्पतिक प्रसार भालू कलियां के लिए भी संशोधित किया जा सकता है, जैसे आलू। ठीक है, आलू क्या होता है आपका? ये तना होता है, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पर्णवृंत कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं पत्ती की संरचना, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है? देखिए ये आपका यहाँ से जुड़ा होता है तने से, तो ये क्या होता है? आपका पर्णवृंत होता है। और ये क्या होता है? आपका पर्ण आधार होता है। ये आपने देखा होगा पत्ती में, ये क्या होता है? ये आपका मध्य सिरा कहलाता है। ठीक है, ये सिराएं होती हैं, ये सिरा होता है। ये देखिए ये सब क्या आपका शिरा है। ठीक है, और जो बीज का होता है ये आपका क्या होता है? मध्य सिरा होता है। और इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को फलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ण फलक कहा जाता है। अच्छा, ये जो आपका ये संरचना है, तो इस संरचना को क्या कहते हैं? हम सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, इस पूरी संरचना को हम सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, ये आपका पत्ती के भाग है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, अभी और भी प्रश्न आगे आएंगे। देखते हैं, अगला है, आप घास में निम्नलिखित में से कौन से लक्षणों का
संयोजन देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा घास में जो है किस प्रकार के संयोजन देखेंगे। तो घास में ध्यान रखिएगा समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, घास में आपका समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये जो आपका शिरा विन्यास अभी मैंने बताया, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका, ये देखिए जैसे ये आपका पत्ता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। देखिए ये जाली की तरह होता है ना, जिससे आप पीपल के पत्ते वगैरह देखेंगे, तो ये आपका जालिका नुमा शिरा विन्यास होता है। ठीक है, और एक होता है आपका समानांतर रूपी शिरा विन्यास। ये देखिए ऐसे ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे समानांतर होता है। तो ये आपका किसका होता है, घास का होता है। ठीक है, घास में आपका जो है समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। और घास की जड़ें ध्यान रखिएगा रेशेदार होती हैं। कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। जड़ भी दो प्रकार का होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मूसला जड़ होता है और रेशेदार। ध्यान रखिएगा जो घास की जड़ें होती हैं ये कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। और इसमें जो विन्यास होता है, ये आपका पत्ती में जो विन्यास होता है, ये आपका कैसा शिरा विन्यास होता है, तो समानांतर शिरा विन्यास होता है। वही पूछा है। तो घास में आपका समानांतर होता है, कुछ इस प्रकार का होता है जो शिरा विन्यास होता है। बाकी जो आपका जिसमें मूसला जड़ होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। जालिका रूपी होगा तो उसमें आपका मूसला होगा, और आपका जो ये घास वगैरह हो इसमें आपका रेशेदार जड़ होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो मुख्यतः आपका जो है कहाँ पे होता है, तो ये आपका पत्तियों में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा तने में भी होता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैक्टस में होता है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पादपों में हरे भाग और ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है आपका सह उत्पाद के रूप में होता है। ये समीकरण ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ये आपका पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्ती में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पता करेंगे हम कि जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो ध्यान रखिए अगर आप जो है पौधों को जो है किसी पन्नी वगैरह से ढक देंगे तो हम कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें जो है जल के थोड़े छोटे छोटे बूंद जो है इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो है क्या होता है, पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पत्तियों अथवा पत्तों के कार्य। पत्तियों को कार्य क्या होते हैं, तो पत्तियां क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाती हैं, सभी को पता है। ठीक है, अभी हमने बताया था। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों में कई रंध्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, आपका छिद्र होते हैं यानी रंध्र होते हैं। ठीक है, पौधे अतिरिक्त पानी को स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टोमेटा के माध्यम से जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या निकालते हैं, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, पत्ती के बारे में पूछा है इसमें। ठीक है, पहला कह रहा है पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती हैं यानी स्टार्च बनाती है, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा था। तो भोजन बनाती है, ये तो बात आपका सही है। दूसरा है पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, अभी मैंने बताया था जो आपका शिरा का प्रतिरूप होता है इसे क्या कहते हैं, आपका शिरा विन्यास होता है। और यह जालिका रूपी अथवा समानांतर दोनों हो सकती है, बिल्कुल सत्य है। अभी मैं बताया था ये जालिका रूप में भी होती हैं और जो है समानांतर भी होती हैं, तो ये आपका सही है। तीसरा, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पत्ती में पड़वृंत और फलक होते हैं, बिल्कुल सही है, बताया था ये आपका पड़वृंत है और ये पूरा क्या आपका फलक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गलत क्यों है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल
वाष्प ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। ठीक है, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा। बाकी जो पॉइंट दिए हैं आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ के कार्य नहीं है? जड़ के कार्य पूछ रहा, कौन सा नहीं है? पौधों को सहारा देना बिल्कुल सत्य है, ये आपका जड़ के कार्य है। स्टार्च को बनाना, ये आप किसका कार्य है? तो ये आपका पत्तियों का कार्य होता है। ठीक है, पत्ती का कार्य होता है। और पानी का अवशोषण जड़ के कार्य है। जल और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी जड़ के कार्य है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च को बनाना ये आपका पत्तियों का कार्य है, ना कि जो जड़ का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, तथा तना क्या करता है? तो जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। और पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यानी भोजन बनाती हैं पत्तियां। ठीक है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, ये जो है तने से होकर विभिन्न भागों में इकट्ठा होता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे आपका गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम ये सब क्या होते हैं? ये आपका जड़ होते हैं। ठीक है, हम पौधे के अन्य भागों को भी खा सकते हैं जहां भोजन भंडारित होता है। ठीक है, पिछली कक्षा में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी का हम पुष्प खाते हैं, किसी को पत्ती वगैरह खाते हैं, तो वही बात कर रहा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास मूसला जड़ है? ये सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सीटेट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसके पास मूसला जड़ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चुकंदर, आम और गाजर के पास आपका क्या है? मूसला जड़ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, जड़ दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका रेशेदार, दूसरा आपका मूसला जड़। रेशेदार जड़ क्या होता है? रेशेदार जड़ें वे होती हैं जिसमें घने और महीन बाल जैसे संरचनाएं होती हैं, जो सभी दिशाओं में चारों ओर फैली होती हैं। ठीक है, प्याज, चावल और मक्का में रेशेदार जड़ होती है। ध्यान रखिए, जो एक बीज पत्री होते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है? आपका रेशेदार जड़ें होती हैं। एक बीज पत्री में क्या होता है? आपका रेशेदार जड़ें होती हैं। मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़ मुख्य जड़ होती है और अन्य छोटी पार्श्व जड़ों के साथ मिट्टी में बढ़ती है। चुकंदर, आम, गाजर, मूली आदि में क्या होता है? आपका मूसला जड़ होता है। द्विबीजपत्री में ज्यादातर क्या होता है? आपका मूसला जड़ें पाई जाती है। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? रेशेदार जड़ है, यानी ये झकड़ा जड़ रेशेदार है। और ये आपका क्या है? आपका मूसला जड़ है। और ये जो छोटी छोटी यहाँ पे जड़ें हैं, ये छोटी छोटी हैं, ये जड़ें क्या कहलाती हैं? इसे पार्श्व जड़ कहते हैं। देखते हैं, उनकी मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? ये पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें, देखिए ये इसके समान है, चित्र बी के समान है, तो ये आपका क्या हो जाता है? इसमें मुख्य जड़ नहीं होती है और ये जो है रेशे के समान दिखाई देती है, और इसे क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका एक बीज पत्री होता है उसमें रेशेदार पाई जाती है, जो द्विबीज होता है आपका मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? इसमें कौन सा जड़ नहीं है? मूली आपका जड़ है, शकरकंदी भी है, टैपियोका भी है, आलू जड़ नहीं है। ठीक है, 2021 का प्रश्न है। आलू क्या है आपका? आलू ये आपका तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तना आपका प्याज, लहसुन, जिमीकंद, आलू, अदरक, लहसुन, गन्ना, अरबी, ये सब क्या आपका तना है। बाकी जड़ की बात करें तो गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि ये सब क्या है? आपका जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? कौन से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं पूछ रहा है इसमें? तो क्लोरोफिल तो होता ही आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता, बिल्कुल सही है ये। ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता। ये तो क्या होता है आपका? ये तो प्राप्त होता है बाद में, आपका सह उत्पाद होता है। तो ठीक है, तो बाद में प्राप्त होता है। जल की आवश्यकता होती है और प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। तो यानी किसकी आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में इसकी जरूरत नहीं होती है ऑक्सीजन की। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, पौधे के श्वसन में इसकी आवश्यकता होती है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में? मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जड़ के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला करा है जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। बिल्कुल सत्य है। जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से जो है जल और खनिज पदार्थों को जो है अवशोषित करती हैं और जो है ये पौधों को जो जमाए रखने में दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा करा जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार हैं जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ी होती हैं। ये पॉइंट आपका गलत है। अभी मैंने बताया था जो आपका ये समानांतर शिरा विन्यास होता है ये किस में पाया जाता है? ये आप बताया था एग्जाम्पल में। तो घास में क्या पाया जाता है? आपका कुछ इस प्रकार का समानांतर जो है शिरा विन्यास पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती में। तो ये आपका, और इसमें कैसे? घास में अभी बताया था रेशेदार जड़ होती है, घास में रेशेदार जड़ होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, उल्टा होता है, उल्टा दिया है। जो आपका जालिका रूपी होता है, जालिका रूपी शिरा विन्यास ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, जाली के आकार का होता है। इसमें कई सारे ऐसे सिरा होते हैं। ठीक है, कई सारे सिराएं होती हैं तो आपका जालिका रूपी होती है। और ये कैसे होता है? इसमें जड़ें, इसमें मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। केवल आपका पहला सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन आपका पहला सही है, जबकि दूसरा क्या है? गलत है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होता मूसला, दूसरा होता आपका रेशेदार जिसे आप लोग छकड़ा जड़ कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें क्या होती हैं? आपका मूसला जड़ें होती है। ठीक है, ये आपका क्या है? मूसला जड़ है। और जो समानांतर रूपी सिरा विन्यास होता है इसमें आपका जड़ें कैसी होती हैं? आपका रेशेदार यानी झकड़ा जड़ होती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए घास। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने जो है दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों को कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तने के कार्य के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सत्य। अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा था कि तना जो है जल तथा खनिज को जो है अन्य भागों में पहुंचाते हैं। ये सत्य है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। बिल्कुल सत्य है। अभी बताया था पत्तियों द्वारा जो भोजन बना होता है वो तनों के माध्यम से जो है अन्य भागों में संग्रहित होते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। सारे एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, एग्जैक्ट वहीं से। ठीक है, बनाए मैंने प्रश्न सारे। ठीक है, तने के कार्य देखते हैं। तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण पत्तों तक क्या करता? पहुंचाता है। तना पत्तियों को क्या करता? सहारा प्रदान करता है। कुछ तने भोजन का संग्रहण करते हैं जैसे आपका आलू, चुकंदर इत्यादि। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भोजन का संग्रहण तने भी करते हैं। कुछ तने प्रजनन करते हैं जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। वैसे तो प्रजनन क्या कौन सा करता है? आपका प्रजनन ये क्या करता है? फूल करता है। ठीक है, लेकिन कुछ तने भी करते हैं। ध्यान रखिए, जैसे आपका आलू और गन्ना हो गया। तथा पत्तियों द्वारा तैयार मंड पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है डैश पुष्प का मादा प्रजनन भाग है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पुष्प का मादा प्रजनन भाग कौन सा है? तो स्त्री केसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे पुष्प दिया है, पुष्प के भाग हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जो हरे रंग का होता है ये क्या होता है? आपका बाह्यदल कहलाता है। ठीक है, यही आप ध्यान रखिए, आपको जो है पुष्प से सारे प्रश्न इससे जो है बन जाएंगे। देखिए, यह क्या होता है आपका? ये एरिया, ये आपका बाह्यदल होता है। और ये क्या होता है? दल होता है। ठीक है, दल होता है जिसे आप लोग पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? स्त्री केसर। इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। पूछा जाता है स्त्री केसर के भाग, तो आपका वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय में क्या होता है? आपका बीजांड होता है। ये आपका क्या है? बीजांड है। अंडाशय में आपका बीजांड होता है। ठीक है, और ये जो है मादा युग्मक अंडकोश का। और इधर हम बात करते हैं, ये आपका क्या होता है? ये आपका परागकोश है। और ये जो एरिया होता है ये आपका तंतु है।
और ये दोनों क्या होते हैं आपका पुंकेसर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका परागकण, नर युग्मक, परागनली होता है, ठीक है। बस ये ज्यादातर पूछा जाता है स्त्री केसर और पुंकेसर। तो स्त्री केसर में आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आता है, पुंकेसर में आपका परागकोश और तंतु आता है, ठीक है। देखिए ये आपका स्त्री केसर के भाग अभी बताया था, जो आपका स्त्री केसर भाग है, यहाँ पे वर्तिका, ये आपका वर्तिकाग्र, और ये क्या होता है आपका अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है। अंडाशय को जब हम काटेंगे, इसको जो है इसको हम लंबाई में काटेंगे तो ये आपका क्या होता है बीजांड, और इसको अनुप्रस्थ काट में काटेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे दिखते हैं, तो ये आपको क्या होते हैं बीजांड होते हैं, ठीक है। और ये पुंकेसर है, तो पुंकेसर में आपका ये परागकोश होता है जो यहाँ पे होता है, और ये क्या होता है आपका तंतु होता है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री केसर, एक पुष्प का मादा प्रजनन भाग होता है, जिसमें आपका 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अभी मैंने बताया, ठीक है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का श्यान शीर्ष है, जो पराग एकत्र करता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिका एक नलीनुमा संरचना है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, ठीक है। और अंडाशय में क्या होते हैं बीजांड होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होते हैं। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीजांड है, और किसमें होता है ये अंडाशय में होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा भाग है। नेक्स्ट है पुष्प के कार्य निम्नलिखित हैं। पुष्प के कार्य इसमें पूछ रहा है कौन से हैं। पुष्प कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सत्य है, आकर्षित करते हैं। पुष्प जनन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण, अभी मैंने बताया था कि पुष्प जो है आपका क्या करते हैं जनन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं, ठीक है, सही है। जल का विकास, सॉरी फल का विकास पुष्प से होता है, बिल्कुल सत्य है, फल का विकास जो है पुष्प से ही होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है पुष्प के कार्य हैं। देखते पुष्प कार्य की बात करें तो पुष्प जो है पौधों को सुंदरता, पौधे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और पुष्प कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प प्रजनन क्रिया के लिए क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फल का विकास जो है पुष्प से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फल का विकास जो है आपका पुष्प से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पुष्प के भाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, अभी हमने पढ़ा था बादल होता है, इसमें पंखुड़ी होता है जिसे दल कहते हैं, पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है। मूल अंकुर हमने कहीं नहीं देखा, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन 5, ये आपका पुष्प के भाग नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और अंडाशय, ये क्या होता है स्त्री केसर होता है आपका, ये पुंकेसर, परागकोश, और ये आपका तंतु, ये आपका पुंकेसर होता है। ये आपका क्या होता है दल है, और ये बाह्यदल, और ये क्या है अंडकोश का है, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय आपका शरीर में गति, इससे भी प्रश्न बनता है, देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है। गर्दन, देखिए यहाँ पे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, तो उसे हम धुराग्र संधि कहते हैं, ठीक है, धुराग्र संधि। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से, ये आपका गर्दन और जो है सिर के बीच में कौन सा संधि होती है, तो आपका धुराग्र संधि होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे कंदुक खलिका संधि होती है, ये आपका जो खोपड़ी में होती है, खोपड़ी और जबड़े में आपका अचल संधि होती है यहाँ पे, ठीक है। और हिंज संधि, यह ध्यान रखिएगा, जो आपका ये कोहनी होती है और ये घुटना होता है, इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो ये आपका जो है हिंज संधि पाई जाती है। और ये जो आपका कूल्हे होते हैं, इसमें कौन संधि पाई जाती है, तो आपका खंदुक खलिका संधि पाई जाती है। इन दोनों जगह आपका कूल्हे और ये कंधे में क्या पाई जाती है, खंदुक खलिका संधि पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने प्रश्न बनाया है, तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अस्थि, जिसे आप लोग बोन कहते हैं, एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि और उपास्थि क्या करते हैं, मानव जो है कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, जो चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। ये आपका क्या है कंकाल के कार्य हैं, ये आंतरिक जो अंग होते हैं हमारे, उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बना है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियां होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में क्या होती है, घूमती है। इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा, गर्दन और सिर में कौन सी संधि पाई जाती है, तो धुराग्र संधि पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
घुटने की संधि और कोहनी की संधि किसके उदाहरण है? अभी बताया था मैंने, घुटने में और कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि पाई जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे कब्जा संधि कहते हैं। ठीक है, कब्जा संधि पाई जाते हैं। ठीक है, घुटने और किस में पाई जाती है? कोहनी में पाई जाती है। हिंज संधि कोहनी और घुटने में पाई जाती है। ये एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है, एक ही दिशा में गति करती हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, जबड़े और कपाल के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अभी बताया था, जबड़े और कपाल के मध्य कौन सी? तो ये इसकी जो है अचल संधि पाई जाती है, यानी फिक्स होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपका जबड़ा है, ये आपका जो संधि है, ये आपका क्या हो जाता है? अचल संधि होता है। ठीक है, अचल संधि होता है। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा अभी हमने की है। ये संधियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं। ऐसी संधियों को क्या कहते हैं? अचल संधि, यानी जो चल नहीं सकती उसे क्या कहते हैं हम? अचल संधि होती है। ठीक है, और ये जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी होती है? अचल संधि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कंधे और कूल्हे में कौन सी संधि होती है? कंधे और कूल्हे में संधि कौन सी होती है? तो आपका खंदुक खलिका संधि होती है। खंदुक खलिका संधि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो संधि यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कंधे और कूल्हे में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आपका कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, और ये सभी दिशा में गति करती है। ठीक है, सभी दिशा में कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना। मैंने सारा चारों यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे धुराग्र संधि है, जो धुराग्र संधि गर्दन और किस में पाई जाती है? सिर में पाई जाती है। ठीक है, अचल संधि, अचल मतलब जो फिक्स हो, यानी चल ना सके, तो यानी गति ना करने वाली संधि हो जाएगा। खंदुक खलिका संधि, ये आपका क्या करती है? सभी दिशाओं में पाई जाती है। और ये किस में पाई जाती है? ये आपका कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। ठीक है, कंधे और कूल्हे में खंदुक खलिका संधि। हिंज संधि, आपका जो ये घुटना होता है, ये आपका यानी कब्जा जोड़, ये आपका हो जाएगा एक ही दिशा में गति करने वाली संधि है। ठीक है, हिंज संधि, जिसे आप लोग कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चित्र के माध्यम से स्पष्ट है। ये आपका देखिए धुराग्र संधि है। यहाँ पे आपका क्या है? कंदुक खलिका संधि। ये आपका क्या हो जाएगा? कब्जा संधि, जिसे आप लोग हिंज संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की पेशियां, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशियों के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, ध्यान से पढ़िएगा इसको। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। बिल्कुल आपका ये सत्य है। पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। पहला सही परंतु दूसरा गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ध्यान रखिएगा, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से क्या करती हैं? अस्थियां गति करती हैं, ना कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, अस्थि मतलब हड्डी को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में क्या करती है? खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और अवस्था में आ जाती है। ठीक है, अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए एक शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपास्थि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो कान की अस्थि, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। ये आपका जो हो जाए क्या होता है? उपास्थि होता है। ठीक है, उपास्थि, इसे हम मोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट है, केचुए की शारीरिक रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। केचुए के शारीरिक संरचना के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, ये पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, शरीर की आधा सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है, बिल्कुल ये सही है। केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, आपको तब समझ में आएगा। देखिए, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं पाई जाती, यानी हड्डी नहीं पाई जाती केचुए में, ध्यान रखिएगा। इसमें पेशी पाई जाती है, हड्डी नहीं पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, पेशी। ये पेशियां शरीर के घटने यानी संकुचन और बढ़ने यानी विस्तारण, आपने देखा होगा केचुआ पहले सिकुड़ता है फिर बढ़ता है, फिर ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो अब गति करता है, पहले सिकुड़ता है फिर बढ़ता है, फिर सिकुड़ता फिर बढ़ता है, ऐसे ऐसे आगे वो बढ़ता रहता है। तो वही बात कर रहा है, ठीक है। पेशियों में संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से क्या करता है, केचुआ गति करता है, वही बात कर रहा है, ठीक है। केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, केचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुओं के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछ रहा है इसमें। पहला, केचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, गलत है। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ये आपका सही है। केचुए जो होते हैं त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं पूछा है इसमें। पहला है, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है। देखिए, ये आपका जो कवच है बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है, यह अस्थि का नहीं बना होता है, ये बाह्य कंकाल है। घोंघे के पेशी पाद चलने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं। जो पेशी पाद होते हैं ये चलने में सहायता प्रदान करते हैं, सही है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उससे चलने में सहायता मिलती है, ये पॉइंट आप गलत है। ये जो है कवच जो है चलने में सहायता प्रदान नहीं करता है, तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु अस्थियों का बना नहीं होता है। तो ये किसका बना होता है, तो यह कवच एकक यानी सिंगल यूनिट होता है। यह घोंघे को चलने में सहायता प्रदान नहीं करता है या घोंघे के साथ खिंचता जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है, ठीक है। क्या होता है, पेशी पाद होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो पक्षियों की जो है हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पक्षी का कंकाल है। देखिए, पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वायु प्रकोष्ठ की वजह से उनकी अस्थि जो होती है हल्की होती है लेकिन मजबूत होती है। और अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनती हैं, इंपॉर्टेंट है। अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं रूपांतरित होकर ये क्या बनती हैं, पक्षी के पंख बनती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शरीर धारा रेखी है। धारा रेखी किसका होता है, तो आपका मछली का होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं, सभी को पता है। सिर और शरीर की ऐसी आकृति क्या होती है, धारा रेखी कहलाती है।
ध्यान रखिएगा, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं और शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखी कहते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? किसका शरीर जो है कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तो आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा को देखा आप लोगों ने, कॉकरोच जो होता है या जो इसका होता है कंकाल होता है ये कठोर होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों यानी यूनिट की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में मुड़ा होता है? किसका शरीर जो है वलय लूप में मुड़ा होता है? तो आपका सांप का। सांप आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, मुड़ा होता है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। इंपॉर्टेंट है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस प्रकार सर्प बहुत तेज से जो है आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। ठीक है, ये आपका सीधा नहीं चलता सांप, आपने देखा होगा साथ ऐसे ऐसे से चलता है, मुड़ के चलता है, वही आपका वलयाकार गति से यह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना है यहाँ पे। देखिए तिलचट्टा, तिलचट्टा मैंने बताया था अभी कि आपका क्या होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी में क्या होता है, तो पक्षी में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मछली क्या होता है, मछली में क्या होता है, इसका शरीर धारा रेखी होता है। और सर्प क्या होता है, इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में मुड़ा होता है। ठीक है, अगला अध्याय आपका सजीव उनका एवं उनका परिवेश, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला प्रश्न है इसमें, पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुकूलन के बारे में दिया, यानी एडॉप्टेशन के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला है, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा है, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन नहीं है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो अनुकूलन होता है अल्पकाल में नहीं होता है। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे परिवर्तन को क्या कहते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से क्या होता है, भिन्न होता है। आपने देखा होगा जैसे हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम थोड़ा तेज से सांस लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ दिन वहां रुक जाते हैं तो हम जो है वहां पे ढल जाते हैं। लेकिन उसे अनुकूलन नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम पर्यानुकूलन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अल्प अवधि में जो परिवर्तन हुआ है। अगर ये जो है लंबी अवधि में परिवर्तन होता ये तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह कौन सा परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, वह कौन सा परिवेश है जिसमें जीव रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम आवास कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे क्या कहते हैं, हम आवास कहते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर होते हैं। आवास का अर्थ होता है वास स्थान। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानी जमीन पर रहने वाले पौधे एवं जंतुओं को क्या कहते हैं, उसके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। और जो जल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम जलीय आवास कहते हैं। ठीक है,
विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वत क्षेत्र में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? करा कौन सा एक जैविक घटक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। जैविक यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो सजीव चीजें होती हैं आपका वो जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी पौधे एवं जंतु, पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव, ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के क्या होते हैं? ये अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, अजैव घटक होते हैं। तो सूर्य एवं प्रकाश ये क्या है? आपका निर्जीव होता है, तो किस में आएगा? अजैविक घटक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? आ गया प्रश्न, अजैविक घटक। तो सूर्य का प्रकाश अजैविक है, ऊष्मा भी आपका अजैविक है, पौधा ये आपका क्या है? आपका जैविक घटक है, तो ये आपका सजीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सूर्य और जो सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा दोनों किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा जो है ऊंट जो होता है मरुस्थलीय परिस्थितियों में क्या होता है? अनुकूलित होता है, ये वहां पे रह सकता है। ऐसा क्यों? पहला है, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। बिल्कुल सत्य है, उसके शरीर जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, और जो है इसलिए वो उसके तक जो है गर्मी नहीं पहुंच पाती है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो ऊंट होते हैं मूत्र बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और जिनका मल जो होता है ये आपका शुष्क होता है। ठीक है, और उसको पसीना नहीं आता, ये भी आपका सत्य है। ऊंट को पसीना नहीं आता, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो है ऊंट जो है मरुस्थल में रह पाता है। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में सही है? मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, चूहे और सांप के जो है लंबे पैर थोड़ी नहीं होते हैं। दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर बिलों में रहते हैं। बिल्कुल सत्य है, गर्मी की वजह से क्या कहते हैं? ये बिल में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रेगिस्तान में क्या होता है? रात्रि में ठंडा रहता है मौसम, और जो है सुबह क्या होता है, यानी दिन में गर्म रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय पौधों के बारे में सही है? यहाँ पे आप पौधों के बारे में दिया, मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उसके बारे में दिया है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, इसलिए दूसरा आपका, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती हैं। ये भी सही है। मरुस्थलीय पौधों में या तो पत्तियां होती नहीं है, या तो क्या होती भी है, बहुत छोटी होती हैं। और कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप लेती हैं। बिल्कुल सत्य है। जैसे आपका नागफनी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? बता चुका हूं किस भाग में होता है, तने में होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए, नागफनी क्या है? आपका मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल का ह्रास में कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लोग ध्यान रखिएगा। जब पत्तियां होगी नहीं या बहुत कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा? ठीक है, नागफनी पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण समानता तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों में जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, सीटेट वगैरह में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सही है? पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन पूछ रहा है इसमें सही है? पहला है, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं।
इनमें तेज हवा चलती है। बिल्कुल सत्य है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या पर्वतीय क्षेत्र में, वहां पे जो है मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। यहाँ के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी पत्तियां तिरछी होती है। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा इनकी पत्ती कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं, देवदार वगैरह के, चीड़ वगैरह के, यही आपका ठीक है, शंक्वाकार होते हैं। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। बिल्कुल सत्य है, हिमपात होता है, बर्फ गिरती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका यानी किनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है? धारा रेखी नहीं पूछ रहा है, किसका नहीं होता है? तो मछली का तो धारा रेखी होता है, स्क्विड और ऑक्टोपस का नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, मछली का शरीर जो होता है धारा रेखी होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, परंतु जो स्क्विड और ऑक्टोपस होते हैं ये जो इनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, धारा रेखी नहीं होता है, लेकिन जब जल में चलते हैं स्क्विड और ऑक्टोपस तो ये आपका धारा रेखी बना लेते हैं अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे श्वसन के बारे में बात हो रही है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं, श्वसन के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। जो श्वसन होता है, पौधे भी श्वसन करते हैं, ध्यान रखिएगा। और श्वसन में क्या करती हैं, जैसे हमारी तरह ये भी ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और इसके विपरीत जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या करते हैं, आपका CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखिए, पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। श्वसन भी किसके द्वारा होता है, आपका पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण में इसका जस्ट उल्टा होता है। आप सभी को पता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है और पौधे क्या करते हैं, आपका CO2 लेते हैं। पौधे केवल दिन के समय में ही भोजन बनाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पौधे केवल दिन के समय में भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती है। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में चलती है। ठीक है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपका जो ऑक्सीजन निकलता है वो बहुत अधिक होता है, किसके मुकाबले, जो पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? इंपॉर्टेंट है, तो पौधों में भी होती है, जीव में भी होती है और बीज में भी होती है, सभी में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। श्वसन जो होता है सजीव का प्रमुख लक्षण है। ये सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, भोजन से जो है श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्रदान करती है, होती है। ठीक है, पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण की बात करें तो गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, पौधों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जब जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सजीवों यानी जंतु और पौधों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? यानी सजीव के लक्षण कौन से हैं? अभी बताया, सजीव में उत्सर्जन भी होता है और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन भी होता है। ये सब क्या है, सजीव के लक्षण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बाह्य वातावरण में होने वाली परिवर्तनों जैसे आपका कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, जैसे तेज प्रकाश आता है हम आंखें बंद कर लेते हैं। प्रिय व्यंजन अगर हमारे सामने आता है तो हम जो है मुंह में हमारे क्या होता है, लार आने लगता है। वही आपका क्या होगा, क्या होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर क्या होती है, अचानक मुरझा जाती हैं। वो भी आपका क्या, किसका
उदाहरण है, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण होता है। प्रजनन पौधे एवं जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों के तरीके क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सभी को पता है पौधे भी आपका प्रजनन करते हैं और जंतु भी प्रजनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पादप जो है खारे जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लौड़ोवृद्ध कहते हैं। लौड़ोवृद्ध यानी हेलोफाइटा कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। अध्याय 10 है जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक तो मीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसआई मात्रक क्या होता है, तो समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकारा गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर और 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाहनों की गति किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, वाहनों की गति किसका उदाहरण होता है? तो ये आपका देखिए वाहन क्या होते हैं, और ये जो सैनिक जो होते हैं ये आपका एक दिशा में चलते हैं यानी एक सरल रेखीय गति होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुम्हार के चाक में किस प्रकार की गति होती है? कुम्हार के चाक में किस प्रकार की गति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तुल गति होती है यानी सर्कुलर मोशन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे गोल गोल घूमता रहता है, ये आपका इसे पंखा हो गया। ये भी सब क्या है? आपका वर्तुल गति कहलाते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान आती है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से सबकी दूरी क्या होती है? आपका समान होता है। पंखा ले लीजिए, पंखा का भी क्या होता है? यहाँ से देखिए यहाँ सबकी दूरी क्या होती है? समान होती है। वही प्रश्न है, ठीक है, वही बात कर रहा है ये। उसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। जैसे आपका पंखा हो गया, घड़ी की सुई भी देखिए स्थिर रहती है, ये से घूमती रहती है, तो आपका और कुम्हार का चाक ये सब वर्तुल गति के क्या होते हैं? उदाहरण है। ठीक है, सर्कल में जो घूमते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। वाहन, अभी बताया जो वाहन सरल रेखीय गति होता है। पंखा, पंखा मैंने बताया वर्तुल ग्रत होता है, और झूला जो है ये आवर्ती ग्रत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो पहला ही आपका सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ पे सारा मैंने लिख दिया है। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा में अनुदिश गति करती हैं, सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे आपका वाहन हो गया। ठीक है, जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो उसे हम वर्तुल गति कहते हैं यानी सर्कुलर मोमेंटम कहते हैं उसे। जैसे आपका ऐसे घूमता रहता है, पंखा हो गया, घड़ी हो गया, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक इसके उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? आवर्ती। आवर्ती मतलब एक दोहराना होता है। ठीक है, जैसे आपका पार्कों में लगे झूले, घड़ी कोई पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है? ऐसे ऐसे झूलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये आपका आवर्ती गति। गिटार के तार भी आपका देखिए कंपन करते रहते हैं, तो ये आपका आवर्ती गति है। ढोल के जो पृष्ठ होता है वो भी, उसमें भी कौन सी गति होती है? तो आवर्ती गति होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने चैप्टर 10 तक के प्रश्नों को कवर किया है, और इसके आगे के चैप्टर को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।